You are currently the only person in this conference. देखो, वेक्टर्स इज और वेक्टर अलजेब्रा, हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करें तो वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और स्केलर्स आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। लेकिन इससे भी ज्यादा डायरेक्शंस को अगर हमको ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम वेक्टर सीख रहे हैं। इसलिए नहीं कि बहुत सारे क्वांटिटीज वेक्टर्स हैं तो भाई वेक्टर्स को सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, वेक्टर्स हैं, लेकिन दो डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी है, ऐसा समझो, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, उसको एक ही समय पर एक वेलोसिटी इधर दे दी गई और उसी समय एक वेलोसिटी इधर दे दी गई, दो वेलोसिटी दे दी गई। अब ये किधर जाएगा? अब ये क्या टूट के आधा इधर जाएगा, ये टूट के आधा इधर जाएगा, या इन दोनों के बीचों बीच कहीं से ये जाएगा? तो कहां से जाएगा? अगर एक बॉक्स पर, ये हमारा एक बॉक्स है, उस पर एक साथ तीन फोर्सेस लगने लगे, ये तीन फोर्सेस लगने लगे, अब ये एग्जैक्ट किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा? इधर भी एक्सेलरेट होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा और उसका एक्सेलरेशन हमको पता करना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें अभी हम लोग के साथ होने वाली है। जब एक साथ कोई दो डायरेक्शन है वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, वैसे हमने ये पहले शायद पूछा है, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? व्हाट डू यू थिंक, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? बताइए। हाँ बताइए सर श्रावणी। स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है, पर उसमें तो सर स्केलर। सर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता लेकिन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो जो हम नॉर्मल डेफिनेशंस याद करके बैठे हैं वेक्टर्स का, वो वेक्टर का डेफिनेशन इनफ नहीं है। जैसे जनरल में क्या बोलते हैं, दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बस। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इलेक्ट्रिक करंट में भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, उसको भी वेक्टर हो जाना चाहिए। इसलिए हम लोग को अगर कुछ हटके कुछ और चीजें समझनी है तो याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी को, जो वेक्टर का अलजेब्रा है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और संयोग से डिवीजन नहीं होता है, डायरेक्शन का डिवीजन नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है, और भी दो तरह के होते हैं। ये सब फॉलो करना पड़ेगा। ये सब अगर फॉलो करता है तभी उसको वेक्टर बोलेंगे, अदरवाइज वेक्टर नहीं बोलेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी एक एक लाइन में डेफिनेशंस भी लिखते चलता हूं, थोड़ा बात आगे बढ़े। तो वेक्टर क्वांटिटी, those physical quantity which has, or rather which have magnitude and direction and which follows vector laws और वेक्टर अलजेब्रा, सिंपली वेक्टर अलजेब्रा लिख दो तो इसमें सारा आ गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
ये फॉलो करना पड़ेगा, तभी उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब तुम देखो जिन चीजों के साथ हम डील करते हैं, लाइक वेलोसिटी, सबसे पहली बात वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसके अलावा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से बहुत सारे क्वांटिटीज है। खैर अभी तो हम लोग इसी चार के साथ बहुत देखने वाले हैं, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है। और हम लोग कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम लोग इंटायर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब भी ऐसा समझने का जरूरत हो तो हम कोई एक एग्जाम्पल को लेकर समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक बॉडी के पास दो वेलोसिटी अगर एक साथ दे दी गई तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर एक बॉडी पर तीन फोर्सेस एक साथ लगा दिए गए तो उसका एक्सेलरेशन किधर होगा। तो ये मैंने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी को ले लिया, फोर्स को ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी और वेक्टर को नहीं ले सकते। समझने के लिए अपन फोर्स ले लिया, वेलोसिटी ले लिया, उससे समझ लिए, लेकिन है ये पूरे वेक्टर क्वांटिटी के लिए। जो बात हम वेलोसिटी के लिए बोल रहे हैं वही एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, फोर्स के लिए वैलिड है, डिस्प्लेसमेंट के लिए, एवरीथिंग। बाकी जो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, उनके बारे में तो पढ़ ही रहे थे, जब तो अभी तक तो पढ़ ही रहे थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि 2D मोशन इन अ प्लेन, उसमें सबसे पहले अपने को वेक्टर्स क्यों आना चाहिए। ऐसा तो हम लोग ने मोशन इन 1D पढ़ा और तब तक वेक्टर की कोई खास जरूरत नहीं पड़ी। वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी ये अपने को समझ में आना चाहिए। इसके पहले हम हमेशा एक लाइन में मूव करते थे, चाहे वो लाइन ऐसी हो, चाहे वो लाइन ऐसी हो, चाहे वो लाइन ऐसी। और हमने कहीं पर भी अपना रेफरेंस ओरिजिन बना दिया तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव, ऐसे ही बोल के हमने पूरा मोशन अपना रिप्रेजेंट किया है। किसी एक को पॉजिटिव, किसी एक को निगेटिव। जनरली हम लोग इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव लेते हैं। कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। एक रस्सी पर अगर कोई लटका हुआ बंदा है तो उसके पास तीसरा ऑप्शन ही नहीं है कहीं जाने को। या तो फॉरवर्ड जाएगा या फिर वो बैकवर्ड जाएगा या वही खड़ा रहेगा, लटका रहेगा। देयर इज नो अदर वे। लेकिन अगर हम एक प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब होता है जो कॉपी है, जिस जमीन है, जो स्क्रीन है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। दैट इज 2D फिगर। XYZ कोऑर्डिनेट्स में अगर मैं थोड़ा सा प्लेन को आपको बताऊं, जैसे मान लो ये हमारा एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हम लोग इसको x, इसको y और इसको z कुछ देर के लिए ले लें, तो ये जो प्लेन दिख रहा है ये हमारा XY प्लेन है, ये XY प्लेन है। ये जो प्लेन दिख रहा है ये YZ प्लेन है, दिस इज YZ प्लेन। ये हमारा XY प्लेन है। और बिल्कुल सामने ये एक प्लेन जो बनेगा ऐसा, ये हमारा ZX प्लेन है। ये अलग अलग तीन प्लेन हमको मिलेंगे। लेकिन जनरली हमारा पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो एक्स और वाई में होता है। अगर हम 2D की बात करें तो मतलब चीजों को हम यहां से देख रहे हैं ऊपर से, और ये जमीन है हमारा जिस पर मूवमेंट हो रहा है। तो जब हम किसी चींटी को एक प्लेन में छोड़ देंगे तो वो, एक चींटी को अगर हम किसी प्लेन में छोड़ देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो कैसे भी मूव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल चींटी अगर यहाँ पर है तो वो यहाँ से सिर्फ यहाँ, अगर उसको नेट 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो 5 मीटर, अगर मान लो स्ट्रेट लाइन पाथ भी कवर किया है तो 5 मीटर यहाँ यहाँ यहाँ, 5 मीटर कहीं भी हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज की, 5 मीटर प्लस या 5 मीटर माइनस, ऐसा नहीं बोल रहे। अगर चींटी कहीं पर भी खड़ी है तो उसके पास 5 मीटर जाने पर हजार ऑप्शन और इनफाइनाइट ऑप्शन कायदे से बोला जाए। तुम अपने घर पर अगर खड़े हो, मान लो ये तुम्हारा घर है, ये जो जंक्शन उन्होंने बनाई है घर है। अब यहां से तुम 5 मीटर अलग अलग डायरेक्शंस में जाओगे तो तुम अलग अलग जगह पहुंच जाओगे, एंड यू आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन।
अगर हम वर्टिकली अपवर्ड जाने का और उस पर जाने का बात कर लें तो 3D हो जाएगा, लेकिन अगर ग्राउंड पर भी हम बात करें तो 5 मीटर पर अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें दिखेंगी। इसलिए अब सिर्फ प्लस माइनस से काम चलेगा नहीं, हमको वेक्टर्स को डिफाइन करना ही पड़ेगा। वेक्टर्स इज अ डिस्कशन ऑफ और बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्शंस। डायरेक्शन समझने का जरूरत है। कोई भी दो क्वांटिटी को सीधे सीधे हम 3 + 5 8 बोल दे रहे हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। तो वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन की बात, कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से मैं उनको देख लेता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे बोल रहे हो? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा वर्क आता है रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस में, रेनमैन प्रॉब्लम वगैरह में ये बहुत वर्क करता है। बाकी स्टार्टिंग में तो ये समझने में काम आएगा, लेकिन एडिशन ऑफ फैक्टर के बहुत सारे तरीके हैं, वहां पर हम लोग ग्राफिकल मेथड इग्नोर भी कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से पहले वेक्टर्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर्स बेसिकली एक लाइन विथ एन एरोहेड, एक लाइन विथ एन एरोहेड, इस तरह से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो लेंथ होता है ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और ये जो हेड है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ये सब बातें आपको ऑलरेडी सिखा दी गई हैं। इसको लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से अगर कोई वेक्टर का नाम दिया तो उसके ऊपर एक एरो लगा दिया, ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इसको बोलते हैं नोटेशन। इसको कैसे बताया जाए कि वेक्टर क्वांटिटी है। फॉरेन बुक्स में इस तरह से लिखा रहता है, बोल्ड फॉन्ट में। एक वो बताना हो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको बोल्ड फॉन्ट में लिख देते हैं, बट मतलब डे टू डे लाइफ में ऐसा बोल्ड फॉन्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा वर्क नहीं करने वाला। तो अगर कोई फॉरेन राइटर की बुक पढ़ रहे हो, जिन बच्चों को फिजिक्स के रेफरेंस बुक की जरूरत हो, वो लोग बात कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं पीडीएफ में, एंड दे कैन यूज। वो ग्रुप में शेयर नहीं हो पाएगा, इंडिविजुअली मैं उनको शेयर कर दूंगा। और जैसे फॉरेन राइटर्स की बुक या फिर कोई भी इंडियन ऑथर की बुक जो नॉर्मल, वो सबके पीडीएफ अवेलेबल होते हैं, एंड आई कैन शेयर। तो फॉरेन राइटर्स की बुक को देखोगे तो वहां पर वेक्टर्स को ऐसे बहुत कम डिनोट किया जाता है, इस तरह से बहुत ज्यादा। रशियन राइटर्स की बुक देखोगे तो उसमें इस तरह का नोटेशन यूज किया जाता है। तो अपने को समझना पड़ेगा कि ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, लेकिन हम लोग इसको नहीं यूज करते, हम लोग इसको यूज करते हैं। कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर बताना है लिखने में, तो हम लोग उसके ऊपर एरो लगाएंगे। और एक और नोटेशन जो अभी के लिए ही हमको समझ में आना चाहिए, कि इसका अगर मॉड ले लिया, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड, मॉड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड। मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये इसको पढ़ते हैं ऐसे, और इसका मतलब होता है सिर्फ मेरे को इसके मैग्नीट्यूड से मतलब, इसका डायरेक्शन से मेरे को कोई लेना देना। जैसे मान लो हमने 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, एक वेलोसिटी है, और इसको हमने डिनोट किया कुछ इस तरीके से। ये एक वेक्टर है, लेट्स से वाई डायरेक्शन में। तो इसका लेंथ हमारा 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि ये v क्या हुआ, तो v हमारा हो जाएगा सिंपली 10, दैट्स इट। अब इसका डायरेक्शन का रोल नहीं है। v, मॉड ऑफ v इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड और मॉड, इसको मैग्नीट्यूड भी लिख लो। मैग्नीट्यूड ये हमेशा स्केलर होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो ही नहीं सकता, डायरेक्शन नेगेटिव होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर फिजिक्स में माइनस कहीं आता है तो वो मैग्नीट्यूड का नहीं है, वो डायरेक्शन बेसिकली है। देखो स्केलर क्वांटिटी में भी माइनस आता है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि स्केलर क्वांटिटी में माइनस नहीं आता। वर्डन पॉजिटिव वर्डन नेगेटिव होता है, लेकिन उसका एक सिग्निफिकेंस है। इट्स नॉट लाइक कि माइनस आने से वो वेक्टर हो गया। माइनस आना और प्लस आना, बच्चे आपका माइक ऑन है।
और सच में अगर इतना नॉइज है आसपास तो फिर कैसे पढ़ाई होगी। कोशिश करिए बच्चे, आप लोग क्लास थोड़ा सा मतलब अपने रूम में ही अटेंड करने की कोशिश कीजिए, जहां पर आसपास कोई आना जाना नहीं हो, नहीं तो बार बार डिस्ट्रैक्शन होगा। तो वेक्टर को हम लोग एक ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो डायरेक्शन को, इसका नाम है टिप। टिप या हेड दोनों बोलते हैं इसको, और इसके पीछे वाले पार्ट को टेल, हेड टेल, टिप टेल, ऐसे से ये वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कोई भी वेक्टर है, फोर्स है, वेलोसिटी है, उसको ऐसे डिनोट किया जा सकता है। मान लो हमने एक पूरा लाइन लिखा, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन is acting on a body along positive x-axis। अब इस पूरे बात को अगर मैं सिर्फ एक लाइन F इज इक्वल टू 20 इससे डिनोट कर दूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। यही ये पूरा बात का मतलब यही है कि ऐसा कोई फोर्स है और इसका लेंथ जो है वो 20। अब यहां पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 20 मतलब क्या, 20 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर? ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसका लेंथ कितना होना। उसका लेंथ 20 यूनिट्स रिप्रेजेंट करने वाला है जब भी हम कोई भी उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। तो अब मान लो कोई दूसरा फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 10, तो बस हमको इतना इंश्योर करना है कि अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका जो लेंथ होना चाहिए ये इस वेक्टर से इस वेक्टर के रेस्पेक्ट में उसका लेंथ आधा होना चाहिए, बस इतना इंश्योर। ये बार बार कैसे माइक अपने आप ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। जैसे मान लो कोई वेक्टर हमने 10 यूनिट्स का रिप्रेजेंट करना है, तो इंश्योर करना है कि इसका लगभग आधा दिखे। ये मान लो ये एफ डैश है एंड इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, तो 10 है और ये 20 है, तो आधा दिखना चाहिए। एग्जैक्ट स्केल टू स्केल मिला के। तरावनी, ये माइक अपने आप कैसे ऑन हो रहा है? तो हमारा, अगर हम दो वेक्टर तीन वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में हमको एक सेंस होना चाहिए कि जो बड़ा है उसका लेंथ बड़ा दिखे, जो छोटा है उसका लेंथ छोटा दिखे, जो डबल है उसका लेंथ डबल दिखे, जो हाफ है उसका लेंथ हाफ दिखे। अब एकदम मेजरमेंट से तो ये हो नहीं सकता। अब कहोगे कि सर वो 10 सेंटीमीटर तो एकदम एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर ही होना, ऐसा नहीं होगा। अंदाज, अपने को ये चीज अंदाज से करनी है। जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है तो उसका लेंथ भी छोटा होना चाहिए, वेरी सिंपल। और ये ग्राफिकल तरीका है, इसमें कोई भी स्केल से कुछ चीजें नहीं करनी है, अपने को स्केल यूज ही नहीं करना है। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ यूज अ स्केल टू ड्रॉ एनी वेक्टर। आपको फ्री हैंड ड्राइंग करनी है, बस लेंथ का एक केयर करना है, जो बड़ा है उसको बड़ा। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एनी वेक्टर्स, हेड एंड टेल। और अगर एंगल के बारे में पता हो तो एंगल भी रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे मान लो ये जो पहला वेक्टर हमने बनाया था ए वेक्टर, अगर मान लो ऐसा कोई वेक्टर दे दिया गया जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ऐसे ही बना दो 30 डिग्री एंगल। जैसे मान लो एक वेलोसिटी है जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो तुम थोड़ा सा इस तरह से इसको दिखा सकते हो 30 डिग्री। अब ये वेलोसिटी वेक्टर है, लेट्स से इसको देना डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो जो भी दिया हुआ है, जैसे मान लो 20 या 5 मीटर पर, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है और अगर हमने उसको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है इसलिए मैं मल्टीप्लीकेशन पहले बता दे रहा हूं। इफ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर विथ एन स्केलर, स्केलर का मतलब हुआ 2 से, 1/2 से, -4 से, -1 से, ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। माइनस का एक अलग रोल होता है स्केलर में भी। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि माइनस डायरेक्शन बताता है,
लेकिन स्केलर क्वांटिटी में तो डायरेक्शन ही नहीं होता। लेकिन फिर भी माइनस का एक इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मनी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मनी, करेंसी, करेंसी जो है इसका कहीं कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी करेंसी में प्लस माइनस होता है। अगर कोई चीज हमारे अकाउंट में ऐड हो रही है, आ रही है, तो प्लस होगा, अकाउंट से जा रही है माइनस होगा। तो इसके लिए भी अपन साइन को यूज करते हैं स्केलर क्वांटिटी में। वेक्टर्स के लिए माइनस का मतलब डायरेक्शन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में माइनस की पॉसिबिलिटी होती है। ये नहीं बोलेंगे कि सर स्केलर फिर तो माइनस होना ही नहीं चाहिए, निगेटिव होना ही नहीं चाहिए, होता है। क्योंकि कहीं से कोई क्वांटिटी निकल रही है और कहीं पर कोई क्वांटिटी आ रही है, दो ऑप्शन वहां पर भी बन रहे हैं। तो जहां भी दो ऑप्शन की बात आएगी तो एक ऑप्शन को प्लस और एक ऑप्शन को माइनस करना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है और मैंने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है लाइक दिस, और ये वेक्टर है लेट्स से ए वेक्टर। अब ये वेलोसिटी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, एनीथिंग। एंड नाउ वी वांट टू ड्रॉ लाइक n टाइम्स a। n कंबाइंडली इस पूरी चीज को मैंने n से डिनोट कर दिया, n। अगर n पॉजिटिव है, सपोज इफ n इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 लाइक 2 3, तो अपन क्या करेंगे, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को बिना चेंज किए इसके लेंथ को उतना टाइम्स कर देंगे। जैसे मान लो n हमारा हो गया 3 एग्जाम्पल के लिए, तो इसका 3 गुना लेंथ हम ड्रॉ कर देंगे लगभग। ये नूपुर को क्या हो गया, ओके। तो ये हमारा n टाइम्स उसका लेंथ हो जाता है। अगर मान लो n का वैल्यू, जैसे यहां पर मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूं n इज इक्वल टू 3, अगर n का वैल्यू 1/2 ले ले तो यही वेक्टर का जो लेंथ होगा वो इस वेक्टर के कंपेरिजन में हाफ हो जाना चाहिए। ये भी हमारा एन ए है, यहाँ पर n हो गया 1/2। डायरेक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, तीनों x पॉजिटिव x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा हो रहा है। अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर n निगेटिव हो गया, -4 से मल्टीप्लाई किया, तो सबसे पहले -1 से मल्टीप्लाई करो। -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर का जब माइनस से मल्टीप्लीकेशन होता है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। दैट मीन्स इस तरह से ये हो जाएगा -a, और अगर हमने -4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा -4a। तो हमने 180 डिग्री से इसको रोटेशन दिया है, और इसको बोलते हैं निगेटिव ऑफ वेक्टर ए। ये जो टर्म, ये जो वेक्टर है ना, इसको बोलते हैं निगेटिव ऑफ वेक्टर ए। इसकी बहुत बार हमारी जरूरत पड़ने वाली है आगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन के दौरान। बार बार आपसे बोला जाएगा कि ए का निगेटिव वेक्टर ड्रॉ कीजिए, बी का निगेटिव वेक्टर ड्रॉ कीजिए। तो निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत तरीके से इसको किया जा सकता है। तुम वेक्टर को रोटेट कर दो 180 डिग्री से, वो भी हो जाएगा। एक तरफ से एरो हटा के दूसरी तरफ लगा दो, वो भी हो जाएगा। मतलब ये सब कुछ एक ही बात है, अलग अलग तरीके से समझने का बात है। यू हैव टू सिंपली रूट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेक्टर। इनिशियल वेक्टर का जो डायरेक्शन था उसको अपोजिट करना है। अब तुम इसको 180 डिग्री का रोटेशन देके कर सकते हो, या एरो को इधर से निकाल के इधर कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। और अगर -1 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो -4 से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई हो चुका है, इसलिए तो डायरेक्शन को चेंज करना ही पड़ेगा। और 4 से हो गया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कोई भी वेक्टर का अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लीकेशन होता है तो वी कैन इजीली रिप्रेजेंट दैट वेक्टर ग्राफिकली, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सेम डायरेक्शन होंगे या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड वी कैंट से एनी टाइम कि अगर हमारा कोई वेक्टर ऐसा है, लेट्स से वी हैव ए वेक्टर लाइक दिस ए, और इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करें स्केलर तो वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉनसेंस। तो इसका डायरेक्शन या तो सेम रहेगा या तो अपोजिट होगा, यही होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर्स में स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों चीजें अब समझ में आ गई है।
वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन अभी नहीं समझेंगे, वो बाद में समझेंगे, पहले वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन से भी पहले समझना पड़ेगा कि जब भी हम दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसे बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, और मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ गलती होती है। क्योंकि तुम लोग ने एक बार चीजों को पढ़ा है तो पॉसिबिलिटी है कि वहां वहां मिस्टेक्स जो है वो हमको देखना कि वहां वहां कर रहे हो कि नहीं। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, अगर हमने दो वेक्टर्स दे दिए सपोज, जैसे मान लो एक वेक्टर, और कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर में एक वेक्टर हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो। जैसे बुक्स वगैरह में नोट्स में हमेशा ऐसा दिया रहता है कि एक वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ये हर बार ऐसा नहीं मान के हमको चलना है कि एक वेक्टर हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। तुम जनरली एक वेक्टर अपने मन से कुछ ऐसा बना सकते हो, लेट से ए, दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा बना सकते हो, लेट से बी। ये कहीं भी बन सकता है, इस पूरे प्लेन में कैसा भी वेक्टर दो बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इनके बीच का एंगल का मतलब क्या हुआ, इनके बीच के एंगल का मतलब हुआ कि हम किसी एक वेक्टर को फिक्स रखते हुए दूसरे को पैरेलली शिफ्ट करते, ये हो गया पैरेलल शिफ्ट। वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा, वेक्टर का डायरेक्शन भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। और पैरेलल शिफ्ट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको टेल टू टेल ज्वाइन कर दे लाइक दिस, ये हो गया टेल टू टेल ज्वाइन, और नहीं तो इसको टिप टू टिप ज्वाइन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई ये काम ही करना है, ये हमारा पहला वेक्टर है और लेट से ये हमारा दूसरा वेक्टर है। अगर मान लो हम लोग को पैरेलली शिफ्ट करना है, जैसे मान लो इसको हमको पैरेलली शिफ्ट करना है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों के टिप 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 भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेल टू टेल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादातर हम यही अप्रोच लेते हैं क्योंकि बाद में भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, टेल टू टेल। टिप टू टिप भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, दिस इज टिप टू टिप। और अभी जब ऐसे ज्वाइन करेंगे तो हम देखेंगे दो पॉसिबल एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल बन रहा है और दूसरा ये वाला एंगल बन रहा है। अब जो छोटा वाला एंगल होगा वही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है। इन दोनों में छोटा ये है तो यही हो जाएगा थीटा। यहां पर भी तुम देखोगे ये एक एंगल बनेगा और ये एक एंगल बनेगा, तो जो छोटा वाला एंगल है वही हमारा थीटा होगा। यानी कि तुम एक बात तो श्योरिटी से बोल सकते हो कि जो थीटा है ये ऑलवेज लेस और इक्वल देन 180 डिग्री, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। अगर 180 डिग्री से बड़ा होने लगा मतलब कि हमको दूसरा वाला एंगल लेना था, ये वाला एंगल नहीं लेना था। आई बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या होगा कि बहुत बार मिसलीड करने के लिए दो वेक्टर्स के बीच को दो वेक्टर के बीच एक कोई ऐसा एंगल जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स नहीं है, लेकिन हमको लगेगा कि शायद वही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है। मैक्सिमम बच्चे इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर ऐसा दिखा दिया गया, लेट्स से दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज बी, और इसका ये वाला एंगल दिखा दिया गया 60 डिग्री, और आपसे पूछा गया कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है। तो चूंकि हम एकदम से एक्सप्लिसिटली होके इस बात को पूछ रहे हैं तो ये जायज है। बहुत सारे बच्चे कह देंगे कि नहीं सर 60 डिग्री इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, 120 डिग्री होगा। वैसे इस केस में एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होगा, 60 और समथिंग एल्स। क्या होगा बताइए, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी? बताइए आफिया। सर मुझे लगता है 120 तब होगा जब उनके डायरेक्शंस के बीच में का एंगल पूछा जाएगा। और अगर हम पूछ रहे हैं कि ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है तो 60 होना चाहिए। श्रावणी आप बताएं। श्रावणी सुन पा रहे हैं आप?
श्रावणी चौधरी। तो एक्चुअली क्या दो श्रावणी है, तो लोग कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि किसको बोल रहे हैं सर, मेरे को बोल रहे हैं या श्रावणी को बोल रहे हैं, तो दूसरे वाले को। चौधरी आप बताइए। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? एंगल बिटवीन ए एंड बी। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। In this given diagram, what is angle between A and B? Vector A and vector B. मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमने जो आपको बताया है, आप अगर उस तरीके से अप्रोच लोगे तो गलती नहीं होगी। हमने अभी बताया कि जब भी हमको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो हम उसको टेल टू टेल या टिप टू टिप ज्वाइन करेंगे। बिना उसके ज्वाइन किए हम एंगल नहीं बताएंगे। अब ऐसा डायग्राम जब आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल तो ऑलरेडी दे दिया, अब क्या निकालना है इसमें। लेकिन क्या ये टेल टू टेल मैनर में ज्वाइंट है? क्या पहले वाले वेक्टर का और दूसरे वाले वेक्टर का टेल एक दूसरे से ज्वाइंट है? बिल्कुल नहीं। क्या ये टिप टू टिप ज्वाइंट है? नहीं। तो ये जो एंगल दिखाया जा रहा है, ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैसे हो सकता है? तब हम क्या कर सकते हैं, हम इस वेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो यहीं से भी निकाला जा सकता है, लेकिन मैं जानबूझ के पहले जो अप्रोच मैंने बताया है उसके बेसिस पर काम करना अगर चाहते हैं हम लोग, तो या तो इसको शिफ्ट कर दो यहां पर, तब ये हो जाएगा टेल टू टेल, दैट इज वन वे। और नहीं तो इस वेक्टर को भी कर सकते थे, ये जो नीचे ए वेक्टर है उसको भी कर सकते थे, टिप टू टिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक हमको दिखेगा ही नहीं कि जो एंगल हमारा दिया हुआ था और जो एंगल हमको निकालना है ये दोनों सेम है या नहीं। एक्चुअली हमको ये एंगल दिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए ये एंगल, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, यू कैन इजीली से ये 120 डिग्री तो होना ही पड़ेगा। और ये एंगल बड़ा वाला एंगल है, 180 से बड़ा वाला, इसको नहीं ले सकते, वी कांट टेक दिस वन। 180 से बड़ा वाला एंगल है, हमको यही लेना पड़ेगा। अब एक डायग्राम देख के लग रहा है 60 डिग्री, क्योंकि वही दिखा दिया गया क्वेश्चन में, बट फाइनल आंसर इज 120 डिग्री। अगर हम चाहते तो यहां से भी इस बात को कर सकते थे। कैसे? जैसे मैं इसी डायग्राम को एक बार और दूसरे तरीके से बनाता हूं। हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसा वेक्टर था और ऐसा वेक्टर था, और ये एंगल दी गई थी 60 डिग्री। तो हर बार दूसरे वेक्टर को ही उठा के शिफ्ट करना ये कोई जरूरी नहीं है, वी कैन टेक दिस वन ऑल्सो। वी कैन टेक दिस दिस वेक्टर ऑल्सो, और इसको यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे। तो ये टेल टू टेल मैनर में ज्वाइन हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये एंगल 60 डिग्री इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दिस इज सम अनदर एंगल। ये एंगल हमारा 120, 180 माइनस 60, ये 120 होना चाहिए, और ये 360 माइनस 120 ये होना चाहिए। अब दोनों में 180 से छोटा कौन है? तो ये है, तो यही एंगल होगा। लेकिन इतना सब डिस्कशन के बावजूद मैंने देखा है बच्चे मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चन में गलत कर देते हैं। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ही नहीं समझ आ रहा है, जो एंगल दिया गया उसी को एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मान लिया, ये गड़बड़ है। ये बहुत बार ये मिस्टेक होने का बात होगा, जब भी वेक्टर के क्वेश्चन आएंगे तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। जो एंगल दे दिया है वही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होगा, ये गलत ही। चेक कर लो, टेल टू टेल मैनर में ज्वाइन कर लो, उसको शिफ्ट करके देखो, रीड्रॉ करो। हो सकता है कभी कभी कि जो एंगल दिया गया हो वही हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, और हमको
ये एंगल दे दिया गया, लेट्स से दिस इज 70 डिग्री, और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ये 70 एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, लेकिन अभी हमको कुछ नहीं पता, हम कुछ ना कुछ इसमें अभी काम करेंगे, या तो ए को आगे शिफ्ट करेंगे, बी को पीछे शिफ्ट करेंगे, ताकि टेल टू टेल मैनर में ज्वाइन, दोनों ज्वाइन हो जाए। करके देख लो। ये हमारा अगर तुम इसको शिफ्ट करोगे ये सिलेक्ट हो जा रहा है, ये सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहा। हाँ, इस तरह से इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और आगे बढ़ाओगे और यहाँ पर एरो बना दोगे, यू कैन इजीली सी कि यही वो एंगल है जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है। मतलब इस केस में 70 डिग्री ही हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो एंगल दिया गया है वही एंगल होगा, या उसको 180 से माइनस करना होगा। ये तो डायग्राम के ऊपर और एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल दिया है और हमको कौन सा एंगल चाहिए। दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स में हमेशा हमको टेल टू टेल ज्वाइन करना है, या फिर टिप टू टिप। मैंने ज्यादा फोकस टेल टू टेल पर किया है, क्योंकि इसकी बाद में जरूरत भी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। बाकी तुम ये भी करके निकालोगे, कोई बुराई नहीं। अगर हम दो वेक्टर के बीच का एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकाल लेते हैं, और उसको हर बार के लिए थीटा से ही डिनोट करेंगे। याद रखना कि थीटा इन ऑल द डिस्कशन, जब भी कोई डिस्कशन होगा तो थीटा मतलब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है। दिस इज वी हैव टू रिमेंबर, ये याद रखना पड़ेगा। नाउ एडिशन। तो इन वेक्टर्स, पहले तो मैं एक बात यहां पर लिख दूं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं एडिशन को रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट और एडिशन एक तरीके से सेम ही है। जैसे हमारे पास एक 50 रुपए का नोट है और एक हमारे पास 20 रुपए का नोट है, तो इफेक्टिवली हमारे पास 70 रुपए है। दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दिस इज नथिंग बट सिंपल अलजेब्रा एडिशन। उसी तरह से दो वेक्टर्स अगर किसी बॉडी पर एक्ट करें तो इसका इफेक्टिव क्या होगा, ये उसका एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्टेंट बताता है। और हर बार ये 50 + 20 70 नहीं होगा। मतलब वेक्टर्स में एक चीज जो मैं अभी पहले ही तुम लोग को इत्तला करना चाहूंगा, जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल ए। एक वेक्टर है बी, जिसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल बी। और तुमसे पूछा गया कि ए प्लस बी वेक्टर और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये क्या होगा। नॉर्मल अगर स्केलर क्वांटिटी की तरह सोचा जाए तो ये भी हमारा a प्लस बी होना चाहिए, लेकिन याद रखना है कि दिस इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी a प्लस बी, नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू। ये जो वैल्यू है दोनों का जो एडिशन है उसका मैग्नीट्यूड a प्लस बी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन सिर्फ a प्लस बी होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अगर वेक्टर्स में मान लो 10 + 5 को अगर 12 लिखा गया है तो ये पॉसिबल है। 10 + 5 को 14 लिखा गया तो पॉसिबल है। 10 + 5 को 8 लिखा गया तो ये पॉसिबल है। लेकिन 10 + 5 को अगर 4 लिख दिया गया तो ये नॉट पॉसिबल। 10 + 5 को 16 लिख दिया गया तो नॉट पॉसिबल। लेकिन बाकी सारे पॉसिबल, ये हो सकते हैं। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बार बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर 10 + 5 12 ये कैसे हो रहा है, ये तो 15 होना चाहिए। सबसे पहली बात कि ये स्केलर क्वांटिटीज नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये 10 भी एक वेक्टर है और 5 भी एक वेक्टर है।
और इन दोनों का रिजल्टेंट सिर्फ 15, ऐसा नहीं होता। 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन हाँ 4 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता। मतलब क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो एक चीज मैं अभी के लिए आपको बता दूं, ये आप लोग ने पढ़ा है पहले से भी, थोड़ा बहुत पता होगा कि दो वेक्टर का जो एडिशन है उसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका रेंज a माइनस बी, a माइनस बी से लेके a प्लस बी के बीच में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मॉड इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हो सकता है a हमारा 5 हो और b हमारा 10 हो, तो a माइनस 5 - 10 का मतलब -5 नहीं, 5। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। इसलिए हमने मॉड लगा दिया यहाँ भी कि अगर मान लो a माइनस बी करो और -5 आ जाए तो हमको 5 लेना है, ना कि -5। तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 से लेके 15 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये अगर तुम कंपेयर करोगे इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, तो 12, 14, 8 ये सब 5 से 15 के बीच की डेटा है। लेकिन 4 और 16 इस रेंज से बाहर जा रहा है। 5 से छोटा हो रहा है 4, 15 से बड़ा हो रहा है 16। ये दोनों नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। और ये जो डेटा चेंज होता है ये किसके बेसिस पर होता है? ये थीटा के कारण होता है। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा वो चेंज होगा तो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, हमारा जो a प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होगा। सो दिस वैल्यू इज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन 10, इट्स नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन 5, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन 10 एंड 5। ए और बी के बीच का एंगल कितना है इस पर भी ये बात मैटर करती है। तो हमको ये चीज बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और यहीं पर एक दो स्टेटमेंट और मैं देना चाहूंगा कि अगर कभी ऐसा लगा कि ए प्लस बी के डायरेक्टली बराबर हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि थीटा 0 डिग्री हो गया। अगर ए प्लस बी सीधे सीधे ए माइनस बी के मॉड के बराबर हो गया, इसका मतलब थीटा 180 डिग्री हो गया। यानी कि ये सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन वाली बात आ गई। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में लगे तो सिंपल एडिशन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो अपोजिट डायरेक्शन माइनस। ये पहले भी हम लोग ने किया है मोशन इन 1D में, सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये एक पर्टिकुलर केस हो गया। इसके अलावा अगर थीटा 0 से 180 के बीच में कुछ भी रहेगा तो आंसर a प्लस बी और a माइनस के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो ये बात अच्छे से डाइजेस्ट करनी है। अब एडिशन के क्या क्या तरीके हैं ये भी अपने को समझना है। देखो एडिशन के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं और हम लोग थोड़ा मैच्योर होके जाएंगे, और तुम लोग ऑलरेडी हो चुके हो वेक्टर्स के मामले में पहले से थोड़ा बहुत पढ़ के। तो कंपोनेंट मेथड, आईजे मेथड, बहुत सारे तरीके। लेकिन हम लोग टू स्टार्ट विथ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ इसी से चीजों को स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल लॉ से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बेसिक बेसिक सवाल बनते हैं। क्या है ट्रायंगल लॉ और क्या है पैरेललोग्राम लॉ और क्या है पॉलीगन लॉ, इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। स्टेटमेंट नोट करने का कोई मतलब नहीं है कि ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा सर, क्योंकि ये सब चीजें समझने की होती हैं। नो वन इज गोइंग टू आस्क कि ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट लिखिए। स्कूल एग्जाम में भी कभी वो आ सकता है, लेकिन ये चीजें अगर समझ में आई तो तुम अपने लैंग्वेज में इसको लिख भी सकते हो। लेकिन अगर लैंग्वेज में लिखवा दिया हमने इतना बड़ा और तुम उसी को लैंग्वेज को याद कर रहे हो, ये नॉनसेंस बात है। ये एक अप्रोच है, एक तरीका है जिससे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, और वो तरीका हमको समझ में आना चाहिए। वी कैन सिंपली राइट दो स्टेप्स ऑन दैट वे इन आवर लैंग्वेज। मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमने क्या किया, हमने दो वेक्टर्स अपने मन से ले लिए, कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक वेक्टर को ऐसा लिया
और एक वेक्टर को ऐसा लिया, ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, और इस तरह से ये दो वेक्टर हमने बना लिए। अब इसको हमको ऐड करना है यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि आप किसी एक वेक्टर को दोनों में से फिक्स करिए और दूसरे वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कीजिए इन सच ए वे दैट इट ज्वाइन इन फॉर्म ऑफ टिप टू टेल। यहाँ पर जो हमको ज्वाइन करना होता है, ये टिप टू टेल ज्वाइन करना होता है, टिप टू टेल। जैसे मान लो ए को ही तुम फिक्स रखना चाहते हो और बी को मूव करना चाहते हो। बी को हम पैरेलली अगर शिफ्ट करना चाहेंगे, सपोज ये हमारा बी है, हाँ ये हमारा बी है, इसको पैरेलली शिफ्ट किया और इसको हमने इस तरह से प्लेस किया ताकि उसका जो टेल है वो पहले वाले के टिप पर जा सके। इस तरह से अपने को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमारा बी वेक्टर है। पैरेलली शिफ्ट करने में मैग्नीट्यूड भी डिस्टर्ब नहीं होता और डायरेक्शन भी डिस्टर्ब नहीं होता। ये हमारा बी वेक्टर है। अब इसको टिप टू टेल ज्वाइन करने के बाद इनिशियल के टेल से फाइनल के टिप को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर मिलेगा यही हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर, और जिसको कभी कभी हम लोग आर वेक्टर से भी नोट करते हैं, रिजल्टेंट आर। ये हो जाएगा इनिशियल के टेल से फाइनल के टिप को ज्वाइन करने वाला। ये हो गया हमारा हाउ वी डिफाइन the triangle law and how we going to find the resultant of any two vectors। लेकिन इसे क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते। क्वेश्चन इससे कैसे बनेंगे? क्वेश्चन इससे बनेंगे कि जैसे कोई भी एक ट्रायंगल अपने मर्जी से तुम बना लो, ऐसा कहीं भी कैसा भी नाम दे दो, जैसे ए बी सी, नाम भी कैसे भी देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और हर एक साइड को एक वेक्टर की तरह डिनोट करना है। कैसा वेक्टर डिनोट करना है, मैं उसके पर कोई कंडीशन नहीं डाल रहा। तुम AC को एक वेक्टर बनाओगे, AB को एक वेक्टर बनाओगे और BC को एक वेक्टर बनाओगे। एरो किधर होगा किस वेक्टर का, ये टोटली हमारा चॉइस है। जैसे मैं अपनी मर्जी से एक काम कर रहा हूं, जैसे यहाँ पर एक वेक्टर का एरो ऐसे बना रहा हूं, एक वेक्टर का एरो ऐसे बना रहा हूं और तीसरे वेक्टर का एरो ऐसे बना दे रहा हूं। दिस इज वन पॉसिबल वे। एक और तरीका है जिससे ये चीज की जा सकती है, मैं एक और ट्रायंगल साथ में ही बना देता हूं ताकि तुम लोग को समझ में आए। नेमिंग को भी लगभग सिमिलर रखते हैं, ABC। और यहाँ पर जो एरो हमने पिछली बार बनाया था वैसा ही कुछ बनाते हैं, लेकिन तीसरे एरो को चेंज कर देते हैं। इसके अलावा ये जो दो हमने बनाए हैं, इसके अलावा और कोई तीसरा तरीका ही नहीं है जिससे हम एक ट्रायंगल में तीन साइड्स को वेक्टर से डिनोट करें और उसका कोई अलग और डायग्राम बन जाए, अलग कोई वैरायटी बन जाए। तीसरे वाले सेकंड वाला जो डायग्राम है ये हमारा पहला डायग्राम है और ये दूसरा डायग्राम है। पहले मैं दूसरे डायग्राम को एक्सप्लेन करूं। इसमें देखोगे जैसे मान लो ए से बी पर गए तो ये जो एरो है उसके डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर बी से सी पर एरो के डायरेक्शन में जा रहे हो, और फिर सी से ए पर उसी एरो के डायरेक्शन में जा रहे हो। इसको लगभग बोला जाता है सेम सेंस में हम मूव कर रहे हैं, ए से बी से सी से ए। लेकिन अगर पहले वाले डायग्राम में आओ, मान लो तुम ए से जा रहे हो बी पर, तो ए से बी पर गए लेकिन बी से सी अपोजिट ऑफ द एरो मूव कर रहे हो, तो ये सेम सेंस में नहीं है। अब अगर तुम मान लो सी से चले होते तो सी से ए और ए से बी ये दोनों सेम सेंस में है, लेकिन ये जो BC है ये अपोजिट सेंस में है। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो हमारा दो वेक्टर सेम सेंस में हो और एक अपोजिट सेंस में हो, और नहीं तो तीनों सेम सेंस में। तुम अपने कॉपी पर, सब लोग अपने कॉपी पर ये चीज करिए, अभी एक ट्रायंगल बनाइए और अपने मन से जिधर भी एरो बनाना है बना दो। मेरा कॉपी मत करो कि सर ने ऐसा बनाया तो हमको भी ऐसे करना है। यू ड्रॉ एनीथिंग। नेमिंग के लिए भी तुम नीचे ही ये लेना है, ऊपर ही सी लेना है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी करो, बस एरो बनाओ और देखो इसके अलावा कोई और भी ऑप्शन आता है क्या। आ ही नहीं सकता।
यू कैन ट्राई, 1-2 मिनट लो और देखो। सब लोग अपने कॉपी पर अपने मन से कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, देखो तो। Getting anything different from these two cases? इस सिनारियो से कोई ऐसा भी और सिनारियो मिल रहा है क्या कि सर इसमें तो अलग कुछ हो रहा है ऐसा? और अगर हो रहा है तो बोलो, मैं ड्रॉ करके चेक कर लेता हूँ कैसा हो रहा है सच में। जैसे मैंने कहा ना, हो ही नहीं सकता, इट वोंट। तो जब भी कोई ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल लॉ है तो ट्रायंगल तो बनेगा, इतना ध्यान में रखना है। इसीलिए इसको ट्रायंगल लॉ बनता है कि इसमें ट्रायंगल बनता है। देखो यहाँ ट्रायंगल बना है, पहला भी ट्रायंगल बना है, और पहले में भी, पहले वाला डायग्राम जो एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाया था, ए बी और आर, इस वेक्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ए और बी सेम सेंस में है और ये जो आर है अपोजिट सेंस में। हम लोग क्या, हम लोग ने इनके बीच में रिलेशन क्या लिखा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, यही तो लिखा। यानी कि जो दो सेम सेंस में है उसका सम तीसरे जो अपोजिट सेंस में है उसके बराबर है। अगर मैं यही काम इस डायग्राम में, ये जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें करना चाहूं तो क्या करूंगा? तो सी ए प्लस ए बी, ये दो सेम सेंस में है, तो सी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी बी वेक्टर। ये रिजल्ट हो जाएगा और ये रिलेशन हो जाएगा इन तीनों वेक्टर्स का आपस में। जब भी कोई ट्रायंगल हो जिसमें दो साइड सेम सेंस में हो और एक अपोजिट सेंस में हो तो ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा पॉसिबल डायग्राम ये भी है कि सर इसमें तो कोई अपोजिट सेंस में नहीं है, तीनों सेम सेंस में है। इस तरह के केस में तीनों का सम 0 करना पड़ता है, मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे 0 होता है, ये कुछ देर के बाद पॉलीगन लॉ में जब हम डिस्कशन करेंगे तो ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी भी समझ सकते हैं लेकिन मैं उसी समय बताना चाहूंगा। यही दो रिलेशन बनेंगे इन तीनों वेक्टर्स में, या तो तीनों का सम 0 होगा अगर तीनों सेम सेंस में है तो, नहीं तो दो सेम सेंस में एक अपोजिट सेंस में है तो दो जो सेम सेंस में उसका सम तीसरा जो अपोजिट सेंस में है उसके बराबर होगा। क्या ये बात समझ आ गई? क्लियर है? एक डायग्राम में देता हूं, उसको देख के बताइए कि इसमें क्या रिलेशन है। एंड द डायग्राम इज समवेयर हियर। इस तरह का डायग्राम है, मैंने इस तरह से तीन वेक्टर्स के एरोज बना दिए। अब मेरे को बताओ इसमें तीनों में क्या रिलेशन होगा, कौन बताएगा? नक्षत्र आप बताएं। Sir, AB vector plus BC vector is equals to AC vector. गुड। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू सी ए वेक्टर। देखो सारे बच्चों से तो एक बार में पूछना नहीं हो पाएगा, हम कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ नए बच्चे आंसर करें। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही 4 बच्चों से ज्यादा हैंड रेज होता है तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें उनका नाम आना बंद हो जाता है। अब मेरे को बिल्कुल यहाँ पर ऐसे गौर करके देखना पड़ेगा कि किन्होंने हैंड रेज किया है।
नहीं तो शुरुआत के 4 नाम दिखाता है और उसके बाद वो +4 +5 +6 ऐसा दिखाने लगता है। हमको फिर नाम नहीं दिखते। वो स्टार्टिंग में जो 4-5 बच्चे हैंड रेज करते हैं सिर्फ उन्हीं का नाम दिखाता है और उसके बाद 3 प्लस दिस 4 प्लस दिस ऐसा करके दिखाता है। अब फिर या तो नाम में हमको जाके गौर से देखना पड़ेगा कि किसका किसका हैंड रेज हुआ है, इसलिए फिर मेरे को बाद में नहीं पता चलता कि किन्होंने हैंड रेज किया है। तो इसलिए या तो मैं रैंडमली पूछ लूं और नहीं तो फिर थोड़ा अपने को काम जल्दी करना पड़ेगा ताकि हैंडल्स में नाम दिख जाए तो सारे बच्चों को आंसर करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आंसर निकाला है बट उनसे कभी क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहा, वो कभी आंसर ही नहीं दे पा रहे। तो इसमें ऐसा भी कोई नहीं है कि किसी को प्रेफरेबली मैं बार बार पूछ रहा हूँ और किसी को जानबूझ के मैं बार बार उससे नहीं पूछ रहा। दिस इज नॉट माई इंटेंशन। इसमें किसी को प्रेफरेंस, कोई अच्छा पढ़ रहा है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस, किसी कोई कम पढ़ रहा है तो उसको प्रेफरेंस नहीं, ऐसा ये सब अपने अपने चोचले हैं, ये सब यहाँ नहीं होता। ये सब चीजों को दिमाग से बिल्कुल भी अपने ऊपर, दिमाग के ऊपर ये सब हावी होने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, हर बच्चा मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही। सही पूछा जाए क्योंकि मैं उस तरह का एक स्टूडेंट रहा हूँ, जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, मान लो टॉप करते हैं या टॉप 5 में रहते हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है। रैंक 10 का बच्चा 9 या 8 आ जाए तब उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 11-12 आ जाए कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर रैंक 2 का बच्चा रैंक 7 आ जाए, चर्चा का विषय हो जाता है। इसलिए जो रैंक 2, रैंक 1, रैंक 3 ये सब रैंक लेके आते हैं बच्चे, उनके ऊपर ऑटोमेटिक एक प्रेशर रहता है कि अपने को वो जो रैंक है उसको मेंटेन करना है या फिर उससे भी और अच्छा कर सकते हैं तो करना है। तो ऐसा नहीं कि उनकी पढ़ाई कम होती है या वो बहुत कुछ पहले से जानते हुए हैं इसलिए उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको भी और बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ता है। बिना पापड़ बेले 11-12 में तो कुछ नहीं होता। और जो बच्चे अच्छा करते हैं ये सिर्फ उन्हीं को समझ आता है कि उनको कितना मेहनत करना होता है, बाकी सिर्फ हम लोग कयास लगा सकते हैं। इसलिए आप अपने स्टैंड पर होके, अपने जगह पर होके आप सिर्फ मेहनत करिए। ये सोच छोड़ दीजिए कि उसको कितना आता है, उसको कितना आता है, उसको कितना आता है, ये सब सोचने में तो अपना दिमाग खराब होगा। आप तो मान लीजिए ये 15-20 बच्चे हैं, 25 बच्चे, मैं इस क्लास में 25 बच्चे हैं, 24, इसके अलावा क्या पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे? 2025 में जिसको एग्जाम देना है बस यही इतने बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं? बहुत सारे बच्चे हैं, एक से एक होनहार, एक से एक काबिल, जिसको तो हम देख भी नहीं रहे डेली बेसिस पर। एक लमसम तरीके से मैं तुमको बताऊं, आकाश इंस्टीट्यूट, लेट्स एज्यूम दिस, एलन इंस्टीट्यूट, लेट्स एज्यूम दिस, कोई भी एक इंस्टीट्यूट कितने शहरों में है और हर शहर में कितने बच्चे क्लास में है? तुम लमसम के लिए अपना ही, जैसे आकाश के बच्चे ज्यादा है, आकाश इंस्टीट्यूट का ही एग्जाम्पल ले लो। अमरावती में एक आकाश है, नागपुर में भी है, अकोला में भी है, नांदेड़ में भी है, और ऐसे 300 सेंटर है और हर जगह 11th की बैच होगी मेडिकल की। हर पूरे 11th बैच में एक टॉपर होगा। तो इस तरीके से 300 टॉपर तो ऐसे ही मैंने सिर्फ आकाश में काउंट करा दिया। अगर हर सेंटर से मैं एक टॉपर सिर्फ रैंक 1 की बात करूं तो एक बच्चा, तो 300 तो बच्चे ऐसे हो गए। अगर यही कैलकुलेशन एलएन में करूं, और भी बहुत सारे ब्रांड है, आजकल एक नया आया है पीडब्ल्यू। द पॉइंट इज, इस तरह से अगर हम सोचने लगे तब तो फिर कुछ हो ही ना। इसलिए हमको ये बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं कि कौन कितना पढ़ रहा है और क्या। दूसरे के मार्क्स तुम्हारे मार्क्स को कभी डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरे का मार्क्स तुम्हारा रैंक डिसाइड कर सकता है। उसने अगर ज्यादा लाया तो तुम्हारा रैंक कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा सर।
लेकिन उसने अगर 700 लेके आया और तुम्हारा 500 आया तो उसका 700 आया इसलिए तुम्हारा 500 आया, ये बिल्कुल बेकार बात है। आपको अपने लेवल पर मेहनत करके अपना मार्क्स इंप्रूव करना, अपना नॉलेज इंप्रूव करना। कभी भी कोई भी बच्चा इस बात को लेके बिल्कुल भी डाउन फील नहीं करने का बात है, या फिर बिल्कुल भी मतलब परेशान होने का बात नहीं है कि वो इतना कैसे कर पा रहा है और हम इतना क्यों नहीं कर पा रहे। हेल्दी कंपटीशन जरूरी है, अग्रीड। लेकिन अगर हेल्दी कंपटीशन से तुम उसको गलत तरीके से कंपटीशन कर रहे हो तब ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो फिर क्या बच्चा बार 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 अपने आप को डाउन ही फील कराता जाता है। जितने बच्चे इस क्लास से पढ़ रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आकाश में मोस्टली इनके रैंक अच्छे आते होंगे। तो में भी जहां पर आप लोग थे पहले उसमें अच्छे अच्छे, तो क्या इसके बाद के बच्चे नहीं थे? आपसे लोअर रैंक के बच्चे थे कि नहीं थे? तो उन्होंने क्या पढ़ना छोड़ दिया? उन्होंने तैयारी करनी छोड़ दी कि नहीं मेरे बस का तो कुछ है नहीं, ये तो यही बच्चे शुरू से जूनियर क्लासेस से यही फर्स्ट आते हैं और ये भी तो हमारे साथ एग्जाम देंगे, तो हमारा तो कुछ बनता ही नहीं है। इस तरह से दुनिया चलती ही नहीं है। नॉर्मल लैंग्वेज में तुमको बताते हैं, जैसे तुम के पास 100 डॉक्टर का क्लिनिक है। अब तो मान लिया जाए कि 100 डॉक्टर का क्लिनिक, तो 101 क्लिनिक तो खुल ही नहीं सकता, 100 डॉक्टर तो पहले से बैठ रहे हैं। अब हम बैठ के क्या कर लेंगे? कपड़ा मार्केट में 100 दुकानें पहले से खुली हुई है, इसका मतलब अब कोई दुकान तो खुल ही नहीं सकती। अब तो यही दुकान चलेगी बस दुनिया में, 100 दुकानें ही हो जाएगी। फिर भी दुकानें खुलती हैं, फिर भी डॉक्टर बैठते हैं, नए नए क्लिनिक्स खुलते हैं। दिस इज द पार्ट। जो जितना अच्छा होता है वो उतने तरीके से ग्रोथ करता है। कोई पहला कितने देर से बैठा है, कितना बड़ा प्लेयर है, कितना अच्छा जानता है, ये सब सिर्फ चोचले वाली बात है। इससे कहीं अपना ग्रोथ डिसाइड नहीं होता। लेकिन बहुत बार बच्चे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में अपने आप को डाउन फील कराते हैं, जरूरत ही नहीं। हर बच्चा अपने तरीके से अपने ग्रोथ के बारे में सोचे, बस उसने इतना लाया था तो मेरा तो इतना ही आया। ऐसे सोचने से तो फिर डिप्रेशन के अलावा कुछ होगा नहीं। और मैं ये सब बातें तुमको पिला नहीं सकता। दिस इज नॉट समथिंग लाइक हमारे पास एक बहुत बड़ा जैम है और तुमको एक दिन पिला दे कि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए ये बात। हम बोल सकते हैं, तुमको समझा सकते हैं। अब तुम एकदम जिद पर अड़ जाओगे कि नहीं हमको मानना ही नहीं है, मत मानो। आज समझ आता ठीक, कल समझ आएगा, परसों समझ आएगा, 2 साल बाद 5 साल बाद समझ आएगा। समझ तो आएगा। तो जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। कंपटीशन और किसी से करने का जरूरत ही नहीं है। और बिना कंपटीशन के तुमको मजा नहीं आता तो खुद ही से कंप्लीट करने पर सबसे ज्यादा मजा है। कि मैं कितनी बार इस बात को बोलता हूँ, तुम्हारे मार्क्स अगर 150 नंबर आए फिजिक्स में तो अगली बार 155 आ गया तो तुमको खुशी होना चाहिए, हमने अपने आप को बीट किया। अगर 160 आ गए और खुश होना चाहिए, हमने 10 नंबर अपने से ज्यादा लेके आए। 160 आया और हम ये देख रहे हैं कि अरे यार इस पेपर में तो कोई 180 लेके बैठा है, तो हम 160 को भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में और कोई नहीं। हम अगर हर बार 180 वाले को देखेंगे तो हमारा 160 भी बेकार है। और लेकिन हम अपने प्रीवियस स्कोर को देख के 160 को देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो जब तक तुम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे, दूसरे से बार बार देखने की, बार बार उसको कंपेयर करने की बात आएगी, बहुत दिक्कत है। इस तरह की मेंटेलिटी में 11th क्लास के बच्चे बहुत सारा अपना एफिशिएंसी वेस्ट करते हैं। 12th तक जाते जाते थोड़ी मेच्योरिटी आती है, लेकिन 11th के बिगिनिंग में 6-7 महीने तक ये सब बहुत इमेच्योर बिहेवियर होता है। बच्चे मेच्योरिटी दिखाते ही नहीं। उनको ये बात कितनी बार ही बताओ कि ये सब का कोई मतलब नहीं। मेंटेन अ हेल्दी कंपटीशन। हम ज्यादा पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाएंगे, ये एक हेल्दी कंपटीशन है। हम ज्यादा मेहनत करेंगे, हम ज्यादा काम करेंगे, हम ज्यादा सॉल्व करेंगे, अगली बार इससे भी ज्यादा नंबर लाएंगे, ये होना चाहिए। एक हेल्दी कंपटीशन से क्लास में बच्चे ज्यादा अच्छा ग्रोथ करते हैं। तो कोई दो राय नहीं है कि अगर हमारे पास 10 ऐसे बच्चे हों जो हम थोड़ा सा भी कम पढ़े
तो हमको बीट कर देंगे, तो हमको जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा अगर मेरा मन नहीं है तो भी। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था कि हम जब फर्स्ट करते थे अपने क्लास में 30-40 नंबर तक कोई नहीं होता था। अब शायद इसलिए हम और ज्यादा नहीं पढ़ पाए। मेरे को लगता था कि यार कोई 30 नंबर मेरे से पीछे है, वो कभी 30 नंबर मैच ही नहीं कर सकता। वहां पर बच्चे थे ही नहीं वैसे जो मेरे को टच कर पाए। क्या पता 4 बच्चा वैसा होता तो हम और इस जुनून में पढ़ते, अब यार थोड़ा भी कम पढ़ेंगे तो क्या पता चला इस बार सेकंड आ जाएंगे। तो सेकंड नहीं आना है बोल के और ज्यादा पढ़ना है, और ज्यादा पढ़ना है। बहुत बार ये सब चीजें मोटिवेशन में आती है, मोटिवेट करती है। मेरे को जिस दिन डर हो जाता था कि इस बार एग्जाम में कोई हमको टच कर जाएगा, हमको फिर से और ज्यादा पढ़ना पड़ता था। और ये सबके साथ है। अगर सोचा जाए तो हर बच्चा किसी न किसी बच्चे से तो आगे है ही। सब लोग नीचे से फर्स्ट तो आ नहीं रहे। अगर वो इतना भी समझ ले कि उसके पीछे ही बच्चे हैं, उसको बीट मत कर दे, इसके लिए उसको मेहनत करनी है, तो डेफिनेटली उसको अपना जो रैंक है, अपना जो पोजीशन है, उसको बचा के रखने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट AITS होगा, फर्स्ट टर्म टेस्ट हुआ, उसमें आपकी क्लास रैंक जो आई, फॉर एग्जाम्पल किसी का 7th रैंक आया। अब ये 7th रैंक को भी होल्ड करके रखना एक बहुत टेढ़ी खीर है। अगली बार 7th कोई और आ जाएगा और हम हो जाएंगे 11, ये मेरा मतलब डाउनफॉल है। और अगर हम 7 से 5 पर आ गए तो ये मेरा अपग्रेड है, हमने अच्छा किया। तो ये जंग हर रैंक पर रहती है। ऊपर वाले बच्चों के रैंक ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं तो ज्यादा अच्छे दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 11th वाला रैंक वाला बच्चे को दिक्कत कम है। वो भी 11th रैंक के लिए फाइट कर रहा है, उसका 11th मेंटेन हो और उससे अच्छा बढ़े, इसके लिए वो फाइट कर रहा है। तो जो 8th वाला रैंक वाला बच्चा है उसके लिए तो पूरा फाइट पड़ा हुआ है। 9, 10, 11, 12 वाले रैंक वाले बच्चे उसको रैंक छीनने पर लगे हुए हैं। कोई भी रैंक पर बच्चा जो आ रहा है ना, उसको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अपने रैंक को बचाने के लिए। ये तो कोई ना कोई ज्यादा पढ़ के तो उसको पीछे कर ही देगा। इसलिए मेहनत करना जरूरी है। किसी से कोई कंपैरिजन वगैरह का बात सोच के अपने आप को डाउन करने का कोई मतलब नहीं है। और ये मैं सारे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, जितनी जल्दी इन सब चीजों से बाहर निकल के एक हेल्दी माइंड से, पूरी इफिशियंसी से पढ़ाई पर फोकस करोगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा, रादर देन कम ये सब छोटी छोटी चीजों में अपने आप को उलझाए हुए हैं। ये नॉनसेंस ही है, कहीं इसका कोई इलाज नहीं है। ट्रायंगल लॉ में जैसे मैंने बताया कि जब भी कोई ट्रायंगल ड्रॉ होगा तो यही दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी। और दो पॉसिबिलिटीज में अगर दो सेम सेंस में, एक अपोजिट सेंस में है तो इस तरह से लिखेंगे, और तीनों सेम सेंस में है सबको ऐड करके 0 कर देंगे। इसी से रिलेटेड हमारा पॉलीगन लॉ है। ट्रायंगल लॉ 2 वेक्टर के लिए होता है फॉर 2 वेक्टर्स। ये हमारा है फॉर 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर को ऐड करना हो तो ट्रायंगल लॉ। अगर इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो ये हो जाता है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ में वेक्टर एडिशन में हम लोग 2 से ज्यादा वेक्टर भी अगर हो तो एक साथ ऐड कर सकते हैं। और मैं आज एनालिटिकल ट्रीटमेंट नहीं बता रहा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें बात नहीं, सिर्फ अप्रोच कैसे करना है। जैसे मान लो हमारे पास 4-5 वेक्टर आ गए, एक वेक्टर ऐसा आ गया, एक वेक्टर ऐसा आ गया, एक वेक्टर ऐसा हो गया, एक वेक्टर ऐसा हो गया, एक वेक्टर, इस तरह से 5 वेक्टर और भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमारे पास वेक्टर आ गए। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि वापस से हमको हर वेक्टर को एक के बाद एक टिप टू टेल मैनर में ज्वाइन करना है। ए को फिक्स करके पहले बी को लाओ, फिर बी को फिक्स करने के बाद सी को लाओ, सी को फिक्स करने के बाद डी को लाओ, और इस तरीके से हम सारे वेक्टर को टिप टू टेल मैनर में ज्वाइन करेंगे। चलो, ए बी को हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ खिलवाड़ नहीं, वो जैसा था वैसा ही रहना है। मैं लगभग कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा वेक्टर है वैसा ही बनाया जाए। थोड़ा बहुत साइज फर्क हो सकता है, टू द स्केल तो नहीं बन पाएगा। ये हमारा डी वेक्टर है, ये हमारा ई वेक्टर है। इस तरह से हम
इसी तरह से सारे वेक्टर्स को जोड़ते जाएंगे, अगर जरूरत पड़ा 2-3 और रहा तो उसको भी जोड़ देंगे। और हमारा रिजल्टेंट क्या होगा? व्हाट इज द रिजल्टेंट? द रिजल्टेंट बहुत सिंपल है, इनिशियल का टेल और फाइनल का टिप, यही होता है रिजल्टेंट। यानी कि यहां पर आर को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ये एक अलग क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्या होगा, ये एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन ये हमारा आर वेक्टर होता है। अब प्रूफ करने का क्या है? प्रूफ कर सकते हैं इसको, यहां से यहां एक ज्वाइन करेंगे और इस वेक्टर का नाम हमने दे दिया पी, लेट्स अज्यूम दिस इज पी, तो पी वेक्टर को ए प्लस बी बोल सकते हैं। ये पी हमारा ए प्लस बी हो जाएगा, दिस इज ए प्लस बी, और इसी के साथ सी ऐड होगा तो ये ए प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा ये। फिर इस तरह से ऐसे जोड़ते जाओगे तो ये प्रूव किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसकी जरूरत एनालिटिकल कैलकुलेशंस के लिए बहुत कम होती है। एक लास्ट स्टेटमेंट और लास्ट चीज जो जाते जाते हम बताना चाहेंगे कि मान लो हमारे पास 3 वेक्टर्स है और 3 वेक्टर्स को हमने ज्वाइन किया और कुछ डायग्राम ऐसा बन गया कि पहला वेक्टर ऐसा था, दूसरा वेक्टर ऐसा था, और तीसरा वेक्टर को जब हमने बनाया तो ये तीसरा का जो टेल है, सॉरी टिप है, पहले के टेल पर ही आगे चिपक गया। संयोग देखो, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, लेकिन मान लो अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा ऐसा और ऐसा भी हो सकता है। 3 वेक्टर ऐसे भी हो सकते, ऐसे भी हो सकते, ऐसे भी हो सकते, कैसा भी हो सकता है, उसका तो कोई लिमिट है नहीं, नीचे भी जा सकता, इधर कहीं भी जा सकता। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा तो बन सकता है कि तीसरे वेक्टर को हमने ज्वाइन किया और तीसरा जो है उसका टिप पहले वाले के टेल पर ही चिपक गया। अब मान लो इस सिचुएशन में अगर रिजल्टेंट बनाए तो कैसे बनाए? पहले का टेल और दूसरे का टिप एक ही पॉइंट है तो सेम ही पॉइंट हो गया। अब कहां से बनाए रिजल्टेंट? यानी कि ये अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है और मैं ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर वो बनाना चाहता हूं, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा कैसे? वो तो फाइनल का टिप और इनिशियल का टेल दोनों तो सेम ही पॉइंट हो गया, ये तो नल वेक्टर हो गया, तो इसको 0 लिखना पड़ेगा। और यही चीज हमने उसमें बताई थी ट्रायंगल लॉ में कि वेक्टर अगर तीनों साइड सेम सेंस में, देखो यहाँ पर तीनों सेम सेंस में हो गए, और जब भी ऐसा होगा तो पॉलीगन लॉ से इसको प्रूफ किया जा सकता है कि इनका रिजल्टेंट 0 होगा। तो आज जो भी चीजें हमने बताई हैं, हमने पैरेललोग्राम लॉ नहीं बताया है, पैरेललोग्राम लॉ कल देख लेंगे, दैट इज आल्सो अप्रोच। और उसके बाद दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो क्या होता है, किसी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो आज का क्लास मोस्टली बेसिक था, हम लोग पहले से पढ़ा हुआ था, थोड़ा और फास्ट हम कर सकते थे चीजों को, लेकिन हमने आज नहीं किया। लेकिन अगले दिन मान के चलना चीजें थोड़ी फास्ट मूव करेंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारा वेक्टर का पोर्शन थ्योरी में कवर करने वाले हैं। हाँ बोलो। सर जो टेस्ट के मार्क्स है वो 188 में से करना है कि नहीं नहीं 200 से? 188 मतलब वो 3 क्वेश्चन में टोटल जब परसेंटेज निकालूंगा ना तो 188 में से ही निकालूंगा। तुम लोग सिर्फ अपना जितना करेक्ट है, जितना रॉन्ग है और जितना अटेम्प्ट है सिर्फ उतना डाल दो। मार्क्स कैलकुलेशन तुम लोग का है ही नहीं, उस शीट में जो भी फॉर्म है उसमें टोटल मार्क्स इंटर करने का ऑप्शन ही नहीं दिया हमने, सिर्फ कितने करेक्ट है, कितने रॉन्ग है और टोटल अटेम्प्ट कितना है, यही 3 चीज भरनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग एंड नंबर ऑफ अटेम्प्टेड। हाँ बोलो। सर वो लिंक आप एक बार फिर से सेंड कर देंगे? हाँ मैं भेज रहा हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। और ये लिंक जो है ये मैं एक्चुअली क्यूआर कोड के फॉर्म में भी भेज दूंगा और लिंक के भी फॉर्म में, इसको आप कभी कहीं भी सेव कर लीजिए,
जब भी कोई टेस्ट होगा, अपना टेस्ट होगा, तो उसको ऑनलाइन फिजिक्स टेस्ट के अंदर डालना है। आकाश का टेस्ट हुआ तो टर्म टेस्ट, AIATS, सबके ऑप्शंस बने हैं। जो लोग नए हैं, बिल्कुल एक बार भी उन्होंने अपडेट नहीं किया है, वो लोग अच्छे से इस बार देख लेंगे। मार्क्स एंटर करते समय आपको आपका नाम भी उसमें होगा। मैं उसको एक्चुअली 2-4 बच्चे भी आए हैं, तो उसका नाम एंट्री करना है, तो हो सकता है थोड़ा देर के बाद वो लिंक शेयर करूं, तो आपके नाम दिखेंगे। आपको टेस्ट सेलेक्ट करना रहेगा, टेस्ट नंबर सेलेक्ट करना रहेगा। कायदे से देखा जाए तो ये आपका तीसरा टेस्ट था। पहला टेस्ट बेसिक मैथमेटिक्स का हुआ, दूसरा टेस्ट यूनिट एंड मेजरमेंट का हुआ, ये थर्ड टेस्ट है। तो फिजिक्स टेस्ट, ऑनलाइन फिजिक्स टेस्ट ऐसा या ऑफलाइन फिजिक्स टेस्ट जो भी होगा, फिजिक्स टेस्ट करके एक ही ऑप्शन हमने डाला है। उसमें आप टेस्ट 3, टेस्ट नंबर का ऑप्शन है, 3 डाल दीजिए, और उसके बाद कितने करेक्ट कितने रॉन्ग, टोटल अटेम्प्ट, बस इतना। उसके बाद हम डेटा वहां से फेच कर लेंगे। और ये कोशिश कीजिए कि जब भी आपका कोई टेस्ट का रिजल्ट आता है तो बिना कहे आप टेस्ट के स्कोर्स अपडेट करते रहिए, बिना उसके एनालिसिस आपकी बन नहीं पाएगी। और जो बच्चे जितना ही लेट करेंगे उतना ही ये चीज डिले होती चली जाएगी। तो ये चीज आपको एकदम से ध्यान रखना है, टेस्ट हुआ, रिजल्ट आया, अपडेट करना है। कम ज्यादा कोई मैटर नहीं करता, मैंने बार बार कह रहा हूं, कम ज्यादा का कोई काउंट है ही नहीं। हम जहां से हैं हम वहां से उसको ग्रोथ करें, यही बात है। मैं अभी 15 मिनट के बाद इसको शेयर करता हूँ। 15 मिनट लगेंगे उसको एडिट करने में, उसके बाद में शेयर कर दूंगा। सर हाँ बोलो। सर वो मैं मेरे मार्क्स वो टर्म टेस्ट के इसमें डालता हूँ, वो एलन के। हाँ, तो आपका उसमें क्या है ना, आपका वहां पर यूनिट टेस्ट होता है, क्या नाम होता है उस टेस्ट का? रिव्यू। रिव्यू टेस्ट। एक्चुअली रिव्यू टेस्ट का हमने ऑप्शन ही बनाया है, हमने आकाश के ही इंस्टीट्यूट के हिसाब से उसमें सारा कुछ बना दिया है। कोई बात नहीं, तुम टर्म टेस्ट के हिसाब से डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 720 का टेस्ट होना चाहिए। देखो वहां पर जो भी मार्क्स अपडेट होंगे, या तो जो हम टेस्ट ले रहे हैं उसके होंगे, नहीं तो 720 मार्क्स के। और प्रैक्टिस टेस्ट का नहीं होगा, FT नहीं होगा। FT आपका 720 का नहीं होता, तो FT का नहीं करना है। कोई अगर प्रैक्टिस टेस्ट हुआ AITS के पहले, उसका नहीं करना है। AITS टर्म टेस्ट जो कि ऑथेंटिक टेस्ट है 720 के, उनके मार्क्स डालने हैं। और अगर मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम लोग का फिजिक्स का टेस्ट ऑनलाइन हो, सारे टेस्ट आपके ऑफलाइन ही होने चाहिए थे। 12 क्लास के टेस्ट ऑनलाइन होने हैं, लेकिन संयोग ऐसा है कि बारिश इतना हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अगले वेडनेसडे को भी आ पाऊंगा कि नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है वहाँ जाने में भी, कि जाना भी होता है और आना भी होता है एक दिन के अंदर। तो बारिश के टाइम इट विल बी वेरी हेक्टिक। तो लेट्स सी, जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा तो और क्लियर होगा कि आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन ये बरसात में थोड़ा सा इशू रहेगा, मतलब अपने को अगस्त तक का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वहाँ पर ऑफलाइन सेशन को लेके। क्लासेस ऑनलाइन होंगी, वेडनेसडे को भी अगर डाउट सेशन या ऐसा कुछ होता है तो ऑनलाइन हो जाएंगी जैसे पहले होती थी, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जैसे ही थोड़ा मौसम साफ होता है, थोड़ा सा सूखा, मतलब बारिश कम होती है, तो डेफिनेटली जैसे पहले चल रहा था हर 15 डेज पर, वैसा सिस्टम शुरू हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।